जन्नत के पत्ते। लैपटॉप सामने तकिए पर रखा हुआ था। वो बेड पर कोहनियों के बल औंधी लेटी हुई थी। स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे को चमका रही थी। वो थोड़ी तले हथेली रखे दूसरे हाथ की एक उंगली लैपटॉप के टच पैड पर फेर रही थी। लंबे सीधे स्याह बाल साइड पर पड़े थे। उसकी आंखें भी वैसी ही थीं, स्याह बड़ी बड़ी आंखें और चांदनी जैसी चमक थी। और चेहरा मलाई का बना लगता था, सफ़ेद और साफ सा। वो इसी मगन अंदाज में स्क्रीन पर नजरें मरकूज की टच पैड पर उंगली फेर रही थी। एक क्लिक के बाद कोई सफ़ा खुला तो उसकी मुतहरिक उंगली रुक गई। स्क्रीन पर जमी आंखों में ज़रा तफक्कुर उभरा और फिर बेचैनी। उसने जल्दी जल्दी दो तीन बटन दबाए। लोडिंग। अगला सफ़ा लोड होने के लिए इंतज़ार करते हुए उसी मुस्तरब अंदाज में उसने उंगली से चेहरे की दाईं तरफ से फिसलती लट्टें पीछे की। चंद सेकंड में सफ़ा लोड हो गया। वो बेचैन होकर चेहरा स्क्रीन के करीब लाई तो उसके बालों की चंद लटें फिसल कर फिर चेहरे के सामने आ गईं। जैसे जैसे वो पढ़ती गई उसकी आंखें हैरत से फैलती गईं। लब जरा से खुल गए और पूरा वजूद बेयकीनी में डूब गया। ढेर सारे लम्हे लगे थे उसको खुद को यकीन दिलाने में। जो वो पढ़ रही थी बिल्कुल सच है। जैसे ही उसके जहन ने यकीन की धरती को छुआ वो एक झटके से उठ बैठी। उसका फ़ोन साइड टेबल पर रखा था। उसने हाथ बढ़ाकर सेल उठाया और जल्दी जल्दी कोई नंबर डायल किया। रात की मुकद्दस खामोशी में बटनों की आवाज़ ने ज़रा इर्ताश पैदा किया। उसने फ़ोन कान से लगाया और दूसरी तरफ बेल जा रही थी। हेलो ज़ारा। शायद राब्ता मिल गया था। तब ही वो बेहद शोखी से चेक की। कैसी हो, सो तो नहीं गई थी? दूसरी तरफ उसकी दोस्त कुछ कह रही थी। वो लम्हे भर को सुनने के लिए रुकी और फिर हंस पड़ी। सारी बातें छोड़ो, मेरे पास जो बड़ी खबर है वो सुनो। उसने आदतन अपने बालों की लट को उंगली पर लपेटते हुए कहा। तुम यकीन नहीं करोगी, मैं जानती हूँ। अरे नहीं यार, दिलावर भाई की शादी के बारे में नहीं है। दूसरी तरफ ज़ारा ने कुछ कहा तो उसने फ़ौरन तरदीद की। बल्कि तुम ऐसा करो, गेस करो मैं तुम्हें क्या बताने वाली हूँ। उसने एक हाथ से लैपटॉप साइड पर किया और तकिया निकालकर बेड क्राउन से टेक लगाकर कहा। फिर उसने टेक लगाकर पाँव सीधे कर लिए। साथ साथ वो ज़ारा के अंदाज़ों की तरदीद भी किए जा रही थी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। अरे नहीं, मेरी शादी भी नहीं हो रही। जी नहीं, इरम की भी नहीं हो रही। सीरियसली ज़ारा, तुम्हारी सोच बस यहीं तक है? अब कान खोल कर सुनो। तुम वो आर्म्यूज़ एक्सचेंज प्रोग्राम याद है जिसके लिए हमने अप्लाई किया था? कैन यू बिलीव इट ज़ारा, यूरोपियन यूनियन ने मुझे सेलेक्ट किया है। और दूसरी तरफ ज़ारा इतने ज़ोर से चीखी कि मोबाइल का स्पीकर बंद होने के बावजूद भी उसकी चीख पूरे कमरे में गूंज गई। बिल्कुल सच कह रही हूँ ज़ारा। अभी 15 मिनट पहले मुझे यूनिवर्सिटी की मेल आई है। साथ ही लैपटॉप का रुख अपनी तरफ मोड़कर दोबारा गौर से स्क्रीन को देखा जहाँ 15 मिनट पहले ही सिलेक्शन मेल आई है। तुम भी फ़ौरन चेक करो, तुमने भी अप्लाई किया था, तुम्हें भी मेल आई होगी। वो फ़ोन एक हाथ में पकड़कर दूसरे हाथ से लैपटॉप ऑफ कर रही थी। लैपटॉप की स्क्रीन पर अंधेरा हुआ तो उसने हाथ बढ़ाकर स्क्रीन को बंद किया और साइड टेबल पर रख दिया। मैंने संभाजी को नेट पर देखा है, बहुत ही खूबसूरत यूनिवर्सिटी है। मगर वो थोड़ी देर को खामोश हो गई। दूसरी तरफ से इस्तफार पर वो फिर से बोली थी। बस एक छोटा सा मसला है, हम अपनी फैमिलीज को इस बारे में नहीं बताएंगे। धीमी आवाज में बोलते हुए उसने बंद दरवाजे को देखा। दरअसल संभाजी में लड़कियों के हेड्सकार्फ पर पाबंदी है। उधर सर ढांपना मना है। घर वालों को बताकर मुतफिक्र करने के बजाय इस बात को गोल कर जाना। वैसे भी हम दोनों ही स्कार्फ नहीं लेती। इस पल खिड़की के बाहर कुछ खड़का हुआ था। वो चौंक कर देखने लगी। कदादम खिड़कियों के आगे भारी पर्दे गिरे हुए थे। अलबत्ता पीछे जालियां खुली थीं। शायद उसका वहम था। और सर झटक कर फ़ोन की तरफ मुतवज्जा हो गई। अब्बा ने मुझे कभी स्कार्फ लेने या सर ढकने पर मजबूर नहीं किया। थैंक गॉड। हाँ, इरम घर के बाहर स्कार्फ लेती है। उसके अब्बू ताया फुरकान कुछ सख्त है ना। फिर वो बेड से टेक लगाते हुए नीम दराज होकर बताने लगी। परमिशन का तो कोई मसला नहीं है। अब्बा स्पेन जाने की इजाज़त ना देते, मगर तुर्की में सबीन फूफो रहती हैं तो वो मान गए। वैसे भी उन्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। फिर वो चंद लम्हे में अपनी दोस्त की बातें सुनती रही। ज़ारा खामोश हुई तो उसने फिर नफ़ी में सर हिलाया। कल नहीं, दावर भाई की मेहंदी कल है, तुम आ रही हो ना? और हाँ, मैं और इरम लहंगा पहन रहे हैं। सारे कज़न्स बहुत एक्साइटेड हैं। खानदान की पहली शादी है ना। ओके, अब तुम जाकर मेल चेक करो, मैं भी सोती हूँ, रात बहुत हो गई है। अलविदाई कलमात बोलने के बाद उसने फ़ोन तकिए पर उछाल दिया। फिर बाहर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। बाहर लाउंज में खामोशी में डूबा हुआ था। हया ने आहिस्ता से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। नंगे पाँव चलते लाउंज से किचन में आ गई।
سیاہ قمیض اور کھلے ٹراؤزر میں اس کا قد اور بھی دراز لگ رہا تھا۔ کچن میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وہ دروازے پر رکی اور ہاتھ بڑھا کر کچن کی لائٹ جلائی۔ ساری بتیاں جل گئیں۔ اس نے آگے بڑھ کر فریج کا دروازہ کھولا اور پانی کی بوتل نکالنے کو جھکی۔ جھکنے سے بال پھسل کر سامنے آ گئے۔ حیا نے نرمی سے ان کو پیچھے ہٹایا اور پانی کی بوتل لے کر سیدھی ہوئی۔ کاؤنٹر پر رکھے ریک سے گلاس اٹھایا اور پانی گلاس میں انڈیلنے لگی۔ تبھی اس کی نگاہ کاؤنٹر پر رکھی سفید چیز پر پڑی۔ وہ جیسے چونک اٹھی۔ بوتل وہیں رکھ کر آگے آئی۔ وہ سفید ادکھلے گلابوں کا بوکے تھا، ساتھ ایک سفید لفافہ بھی تھا۔ حیا نے گلدستہ اٹھایا اور دھیرے سے پاس لا کر آنکھیں موندے اس کو سونگھا۔ دل فریز تازگی بھری مہک اس میں اتر گئی۔ پھول بالکل تازہ تھے، جیسے ابھی کسی نے توڑے ہوں۔ جانے کون یہاں رکھ گیا؟ اس نے بند لفافہ اٹھایا اور پلٹ کر دیکھا۔ اس کے پتے والی جگہ پر حیا سلیمان لکھا تھا۔ بھیجنے والے کا کوئی پتہ نہیں لکھا تھا، بس کورئیر کی ٹکٹ لگی ہوئی تھی اور ٹکٹ پر 1 روز قبل کی تاریخ لکھی ہوئی تھی۔ اس کو تو کبھی کسی نے یوں پھول نہیں بھیجے۔ یہ کیا معاملہ تھا؟ الجھتے ہوئے حیا نے لفافہ چاک کیا۔ اس میں ایک موٹا کاغذ تھا۔ اس نے 2 انگلیاں ڈال کر کاغذ باہر نکالا۔ سفید کاغذ بالکل صاف تھا، نہ کوئی لکیر نہ ڈیزائن، بس ایک وسط میں 2 لفظ لکھے ہوئے تھے، ویلکم ٹو سمبھاجی۔ وہ سناٹے میں رہ گئی۔ یہ کیا مذاق تھا؟ بھلا ہاتھ بھیجنے والے کو کیا معلوم کہ میں سمبھاجی جا رہی ہوں؟ خط پر تو 1 روز قبل کی تاریخ لکھی ہوئی تھی، جبکہ قبولیت کی میل تو ابھی 15 منٹ پہلے ملی۔ تو پھول بھیجنے والے کو ایک دن پہلے کیسے پتہ چل گیا؟ اگر زارا کو اس نے خود نہ بتایا ہوتا تو وہ یہی سمجھتی کہ یہ اس کی حرکت ہے۔ یہ خط سمبھاجی یونیورسٹی کی طرف سے بھی نہیں آ سکتا، کیونکہ اس پر لوکل کورئیر کی مہر لگی ہوئی تھی۔ پھر کس نے بھیجا یہ؟ وہ پانی کا گلاس وہیں سلیب پر رکھ کر بوکے اٹھا کر سوچتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔